तो इससे पहले जो अपने पॉइंट मास सिस्टम या डिस्क्रीट मास सिस्टम में पढ़ा था आपका सेंटर ऑफ मास, उसमें बस ये फॉर्मूला अपने लगाया था। इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम आई आर आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई। ठीक है, तब ये बात हमको समझ आती है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें इसकी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका सम ऑफ टोटल मास। तो इसका टोटल मास है, तो हम टोटल मास को क्या लेके चल लेते हैं, कैपिटल एम लेके चल लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 गोज ऑन, इस तरह से हम लेके चल सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये तो जब आपके पॉइंट मासेस थे तब आपने ऐसा किया, अब आपके मान लीजिए पॉइंट मास ना रहे, आपकी बॉडी कंटिन्यूस बॉडी टाइप की हो जाए, कंटिन्यूस मास सिस्टम बोलते हैं या कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी इसको बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि ऐसी बॉडी जिसमें मास जो है एक पॉइंट पे नहीं है, ऐसी बॉडी जिसमें मास एक पॉइंट पे नहीं, बॉडी मान ले ऐसे रैंडम सी बॉडी है। और ये रैंडम सी बॉडी से मेरे कहने का क्या मतलब है, रैंडम सी बॉडी से मेरा कहने का ये मतलब है कि इसके अंदर, पूरे के अंदर आपका मास बिखरा हुआ है, पूरे के अंदर आपका मास फैला हुआ है इस तरह से, इस पूरी बॉडी के अंदर। ये बॉडी इस वक्त मतलब ये नहीं खाली भी हो सकती है, मैंने ये नहीं कहा पूरी खाली नहीं हो सकती, कहीं से खाली भी हो सकती है, कहीं से भरी भी हो सकती है, लेकिन मास किसी एक पॉइंट पे नहीं है, मास अलग अलग जगह पे फैला हुआ है। जब ऐसे वाली चीज आती है तो इसको हम बोलते हैं आपका कंटिन्यूअस मास सिस्टम। वो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही कोई बने, एक रिंग टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है। इस टाइप में क्या होगा कि जो मास है वो सिर्फ बाहर बाहर है, लेकिन पॉइंट पे तो नहीं है। इस जगह पे आप ये बात बोल सकते हो कि इसमें भी आपका जो मास है सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं है, वो फैला हुआ है इस पूरे सर्कुलर पार्ट में, इस तरह से फैला हुआ है। तो ये सारे पार्ट हो जाएंगे। और अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आप जानते हो एक सिलेंडर होता है, ठीक है, एक सिलेंडर हॉलो भी हो सकता है और आपका सॉलिड भी हो सकता है। तो अगर हमने सॉलिड ले लिया तो सॉलिड की बात करेंगे, तो इसके अंदर आपका ये पूरा मास भरा हुआ हो सकता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि मास पूरे में फैला हुआ है। और आप क्या ले सकते हो, आप एक तरह से ये ले सकते हो अपना स्फीयर ले सकते हो। स्फीयर भी क्या हो सकता है, आपका खाली होता है, भरा हुआ होता है। और क्या ले सकते हो, आप एक डिस्क ले सकते हो, इस टाइप की डिस्क जिसके अंदर पूरा मास भर, डिस्क का मतलब जिसमें मास पूरा भरा हुआ है आपका। और आप क्या ले सकते हो, एक कोन ले सकते हो। अब कोन भी आपका हॉलो हो सकता है या आपका सॉलिड हो सकता है, मतलब पूरा भरा हुआ अंदर हो सकता है। तो ऐसी तरह की आप और क्या ले सकते हो, आप एक आधी रिंग ले सकते हो, इसको हम बोलेंगे सेमी रिंग। जैसे कि ऊपर वाली क्या है, ये है आपकी फुल रिंग है, इसको हमने बोल दिया सेमी रिंग। सेमी रिंग में क्या होगा, मास सिर्फ बाहर बाहर आपको रखा होगा। और क्या ले सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे आप सेमी डिस्क भी ले सकते हो, सेमी डिस्क। ऐसे आप सेमी हेमिस्फेयर ये सब ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो ये सेमी सर्कुलर डिस्क हो जाएगी। तो आप इस तरह की जो बॉडी है, इनका क्या समझने का मतलब है, ये ऐसी बॉडी है जिनमें आपका जो मास है इट इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स होल एरिया वॉल्यूम, या जैसे कंटिन्यूअस मास सिस्टम, इनको ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं। अब मैं ये बता दूं कि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में ये नहीं है, मतलब है, नाम दिया गया है बस, पर उससे बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, और सिर्फ सिमेट्री की बेसिस पे आपके क्वेश्चंस को बांट दिया गया है। ठीक है, अब अगर हमें डेरिवेशन, आपकी क्वेश्चन आपको कोई डेरिवेशन नहीं है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेरिवेशन कोई नहीं है। हाँ, आईआईटी में नीट में डेरिवेशन वाली चीजें आ जाती हैं, तो मैं आपको डेरिवेशन तो नहीं करवाऊंगा, बस हाँ जो इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस बॉडीज होती हैं जो आपके नीट और आईआईटी में पूछी जा सकती है, मैं उनके बारे में आपको लिखवा दूंगा, और उनकी सेंट्रल मार्क्स कहाँ होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, करते कैसे हैं इसका एक हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, आपका RCOM का जो फॉर्मूला था बेटा, वो उससे पहले क्या था, M1R1। सर आपके वॉइस पे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट मास सिस्टम के लिए जो हमने किया था ना, उसी का इस्तेमाल करेंगे हम अपने कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने जो फॉर्मूला लिखा था RCOM का पॉइंट मास सिस्टम है, उसका फॉर्मूला क्या था, ऐसे आया था, MI RI निकल के आया था डिवाइडेड बाय कैपिटल M। कैपिटल M क्या है, टोटल मास है ये, और कुछ नहीं है, M1 प्लस M2 प्लस इस सबका टोटल मास है आपका, इस तरह से। तो हम क्या कह रहे हैं, जब हम कंटिन्यूस सिस्टम है, ऐसे हम R के एक्सियोम बन सकता है। एक्सियोम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा MI XI डिवाइडेड बाय टोटल मास। ऐसे ही YCOM बन जाएगा, YCOM क्या बन जाएगा आपका, MI YI डिवाइडेड बाय टोटल मास कैपिटल M। और जैसे सेट ZCOM बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका, MI ZI डिवाइडेड बाय टोटल मास कैपिटल M। अब बस बात यह है कि जब हम पॉइंट मास सिस्टम से आपके कंटिन्यूस मास सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं, कंटिन्यूस मास सिस्टम में जब हम अपने आप को ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक टूल की जरूरत है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्योंकि अभी आपने इंटीग्रेशन बहुत डीप में और अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसीलिए इंटीग्रेशन से वाले क्वेश्चन अभी आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 11, क्लास 12th में वो कहीं आपको बताए जाएंगे इंपॉर्टेंट। लेकिन क्योंकि आईआईटी और नीट में क्या होता है कि हम लगभग एक महीना आपकी मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं वहाँ पे, जिसमें आपकी वो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है जो इंपॉर्टेंट है। तो उस वजह से आपके कुछ इंटीग्रेशन वाले सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ। देखो होता क्या है यहाँ पे क्या होगा, बस ये करना है आपको, समेशन का जो साइन है ना बेटा, उसको हटा के आपको इंटीग्रेशन से रिप्लेस करना है, बस और कुछ नहीं। और बाकी छोटी छोटी चीजें वो बताएंगे अभी। समेशन का साइन जो होता है आपको उसको रिप्लेस करके इंटीग्रेशन। समेशन का साइन हम लगाते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम में या पॉइंट मास सिस्टम में लगाते हैं,
जबकि इंटीग्रेशन साइन हम लगाते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम में। अच्छा, एक मैं हल्का सा आपको आइडिया बताता हूँ करते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एक ऐसी रैंडम बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है ऐसी, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं अपना उसी तरह से चलूंगा। मैं इस बार क्या करूंगा, इस बॉडी के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट मान लूंगा मास का, एक छोटा सा क्या मान लूंगा, एलिमेंट मान लूंगा डीएम। ये आपका है वेरी स्मॉल स्मॉल मास एलिमेंट, ऐसे मान लिया जाता है। मैं फिर से बता दूं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि इसकी कोई ना कोई दूरी तो होगी आपकी ओरिजिन से, इसकी कोई ना कोई दूरी होगी ओरिजिन से। लेट्स से कि इसकी दूरी जो है बेटा वो आर है, इसकी दूरी क्या है, आर है। अगर ऐसा होगा तो मैं उस टाइम पे क्या लिखता हूँ कि इस छोटे से मास का, अब तुम थोड़ा सा सेंटर मास के फॉर्मूले में देखे तो हम लिख क्या रहे थे, m1r1 प्लस m2r2 ऐसे लिख रहे थे बार बार। तो उसी तरह से छोटे मास के लिए हम क्या लिख पाएंगे, dm इंटू इसका डिस्टेंस r, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ एक मास के लिए। अब मुझे टोटल बॉडी के लिए निकालना है, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना है, यानी पूरी बॉडी। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगा दूंगा, तो मुझे यहाँ से RCOM अभी नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे मास से डिवाइड बाय मास, तो मुझे यहाँ से RCOM का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बस मुझे करना क्या है, इस पॉइंट मास सिस्टम में आप लगाते हो समेशन का साइन, सिग्मा का साइन, और यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। थोड़ा और अच्छे से लिखना होता है इसको, तो हम लिखते हैं इसको RCOM इंटीग्रेशन RDM डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है इन कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम में ये आपका फॉर्मूला बनता है, क्योंकि आर जो है वो एक पोजीशन वेक्टर होता है, तो वो एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड करता है। तो RCOM को भले ही हमने लिख दिया RDM डिवाइडेड बाय टोटल मास, इसके हम तीन पार्ट और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, XCOM, अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम है तो XCOM क्या हो जाएगा आपका, XCOM हो जाएगा आपका XDM डिवाइडेड बाय टोटल मास। वैसे ही YCOM क्या हो जाएगा आपका, इट इज YDM डिवाइडेड बाय कैपिटल M। वैसे ZCOM क्या हो जाएगा आपका, इट इज ZDM डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो आपका जो पॉइंट मास सिस्टम है उसी की तरह हम कर रहे हैं चीजों को, बस फर्क क्या है कि आपका समेशन की साइन को हटा के यहाँ पे हमने आपका इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया है। अब देखिए, आपके सिलेबस में मैं फिर से बता दूं, सिमेट्रिकल मास सिस्टम ही है आपके सिलेबस में, अनसिमेट्रिक मास सिस्टम नहीं है। लेकिन कुछ अनसिमेट्रिक मास सिस्टम की मैं आपको आंसर लिखवा दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि कभी आप मान लो आगे हेल्पफुल होगा वो चीज। तो अगर हम बात करें कंटिन्यूअस मास सिस्टम को, अगर हम बात करें कंटिन्यूअस मास सिस्टम में, वो हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूअस मास सिस्टम को बेटा हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। आपका एक तरीका होगा जहां पे आपकी जो बॉडी है वो कैसी है, आपकी सिमेट्रिकल मास है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है आपका, मतलब बॉडी क्या है आपकी, सिमेट्रिकल बोल सकता हूँ एक तरह से। जो आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका वो सिमेट्रिकल है। और दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको हम, एसिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल, आपका फैला हुआ है मास। उसमें अनसिमेट्रिकल वाले में, अनसिमेट्रिकल वाला आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक है, लेकिन सिमेट्रिकल वाला आपके सिलेबस में है, उसकी बात करते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि आपकी कैसी कैसी बॉडी हो जाती है, जैसे आपकी एक हो गई यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। तो इसकी क्या बात हो जाएगी, ये इस तरह से रॉड हो गई आपकी, इस तरह से रॉड हो गई, जिसकी लेंथ क्या दे रखी होगी आपको, L लेंथ दे रखी होगी, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, और एग्जाम्पल हो जाएंगे, चलो हम इसको एक काम करते हैं, अलग से लिखते हैं सिमेट्रिकल वाले के, तीन चार एग्जाम्पल है। सिमेट्रिकल वाले जो बॉडीज होंगी आपकी, उनके क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, उनके सेंटर ऑफ मास क्या होंगे। तो जब भी आपकी सिमेट्रिकल बॉडीज होंगी ना, तो आप हमेशा याद रखें, इन केसेस ऑफ सिमेट्रिकल बॉडीज कंटिन्यूअस मास सिस्टम में, जब भी आपकी सिमेट्रिकल बॉडीज आएंगी, योर सेंटर ऑफ मास विल lie at the geometrical center of the body, the geometrical center of the body, जो बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसी पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि पहला वाला एग्जांपल हो गया अ यूनिफॉर्म रॉड, पहला वाला एग्जांपल अगर हम लिख दिए अ यूनिफॉर्म रॉड, जो एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड का मतलब सिंपल एक रॉड है पतली सी इस तरह की, इस तरह की रॉड है, इसका मास m दे रखा है आपको, लेंथ इसकी l है। तो मैंने बोला ये सिमेट्रिकल बॉडी है, क्योंकि अगर हम इसको सेंटर इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल हर जगह मास का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दिख रहा है। तो इसका सेंटर मास कहाँ होगा, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट। तो जो बेटा इसका मिड पॉइंट होगा वहीं पे क्या लाया करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब यहाँ से L/2 और यहाँ से भी L/2। समझ में आ रहा है कैसे बनाया, बताया मैंने सिमेट्रिकल, क्योंकि बहुत ईजी बताना, राइट। जी सर, समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने कह लिया एक सर्कुलर रिंग। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपकी एक सर्कुलर रिंग की। तो ऑब्वियसली अगर रिंग को भी हम देखेंगे तो रिंग कैसी होगी, आपकी रिंग एक गोल है, तो जो भी आपका मास होगा वो आपका सिर्फ बाहर बाहर फैला हुआ है, इस तरह से एक रिंग है। तो भाई ये भी सिमेट्रिकल बॉडी है बिल्कुल, इसमें हर जगह मास आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दिख रहा है।
तो आप क्या बोलोगे कि इसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ होगा, बिल्कुल इसके सेंटर पे ही होगा। जो इसका सेंटर है वही क्या बन जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, और एग्जांपल हमने ले लिया, लेट्स से कि आपका सर्कुलर डिस्क ले ली। सर्कुलर रिंग में और सर्कुलर डिस्क में क्या फर्क है, रिंग जो होती है वो बीच में से खाली होती है, लेकिन जो डिस्क होती है वो बीच में से खाली नहीं होती है, वो बीच में से भरी होती है, कुछ इस टाइप की। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका भी सेंटर मास कहाँ हो जाएगा, ये भी एक सिमेट्रिकल बॉडी है, ये भी एक सिमेट्रिकल बॉडी, तो इसका सेंटर मास भी कहाँ हो जाएगा, इसका जो सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर या सेंटर होगा, उसी पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। और भी ऐसी बहुत सारी बॉडीज मैं बना सकता हूँ, जैसे आप जैसे ये सिर्फ इनके लिए लागू नहीं है। सर्कुलर डिस्क लिख लो, चाहे आप यहाँ पे सॉलिड स्फीयर लिख लो, चाहे आप यहाँ पे सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर कैसा हो जाएगा बेटा, सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस तरह से हो जाएगा आपका सॉलिड स्फीयर, देख सकते हैं। होता वो भी गोल ही आपको सामने दिखेगा गोल, बस उसमें फर्क क्या होता है, वो 3D बॉडी होती है। 3D बॉडी से मेरा कहने का मतलब है कि आप उसका वो आगे भी होगी पीछे भी होगी, इस तरह से आपको पूरी बॉल टाइप की दिखाई देगी। तो इसका भी सेंटर जो होगा वही क्या हो जाएगा, आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। रिंग के लिए अगर मैं बात करूं, रिंग में हम दूसरी जगह पे क्या ले सकते हैं, आपका हॉलो स्फीयर ले सकते हैं। याद रखना, हॉलो स्फीयर और सर्कुलर रिंग सेम चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बस ये 2D होती है और सर्कुलर ये 2D होती है, या फिर प्लेनर बॉडी, और ये 3D बॉडी होती है। वैसे हॉलो स्फीयर भी आपका 3D बॉडी है। तो हॉलो स्फीयर को मैं बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ उसको इस तरह से कि मैंने बनाया, एक सेकंड। वो अंदर से क्या होता है, हॉलो स्फीयर खाली होता है, बस आपको खाली दिखता है। ठीक है, होता तो वो भी 3D में ही है, इस तरह से ही होगा वो। तो इसका भी सेंटर क्या होगा, इसका भी जो सेंटर है बेटा वही इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। जिसका भी जो सेंटर है वो भी क्या वही क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ मास होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट मान ले लीजिए आपने ले लिया एक स्क्वायर ले लो, या आप ले लो एक रेक्टेंगल ले लो। ठीक है, सबके सब एक जैसे ही होते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल ओनली। तो इसमें अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसमें कहाँ हो जाएगा आपका, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा यहाँ पे होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है, और आपका जैसे मान लीजिए ये हो गया रेक्टेंगल। तो आप कहाँ बोल सकते हो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा जहाँ पे होता है। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो गया इसका। ठीक है, कैसे कितना दूरी बोल सकते हैं कि यहाँ से a/2 की दूरी पे होगा, और यहाँ से भी a/2 की दूरी पे होगा। ठीक है, और यहाँ से भी a/2, हर जगह से a/2 की दूरी पे आपका सेंटर मास लाई करेगा स्क्वायर में। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का भी क्या होगा, सेंटर मास बिल्कुल इसके सेंटर पे लाई करेगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो l/2 पे होगा, यहाँ से भी कितना होगा, l/2 पे होगा। अगर यहाँ विड्थ से बात करता हूँ तो यहाँ से b/2, और यहाँ से विड्थ से बात करूँ तो यहाँ से b/2 पे होगा। ठीक है, ऐसे ही क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है। तो आप बड़े इजीली इन सब बॉडीज का क्या बता सकते हो, सेंटर मास बता सकते हो कहाँ होगा। ठीक है, और एक स्पेशल एग्जांपल ले लूं मैं यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा जैसे कि मैंने ले लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, चलो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आपका यूनिफॉर्म बॉडी होती है या फिर सिमेट्रिकल बॉडी होती है, पर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मैं ट्राइंगल की अलग से बात करना चाहता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं आपका अनसिमेट्रिकल बॉडीज। फिर से बता दूं, अनसिमेट्रिकल बॉडीज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि आप ओलंपियाड या आईआईटी या नीट में आपके कभी कभी पूछे जाते, कभी क्या हमेशा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो जैसे कि इसमें क्या होगा, इसमें बॉडी जो होगी ना अनसिमेट्रिकली मास फैला होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर जगह बराबर मास है। तो सबसे पहला जो हमको याद करना है और जो हमको पता होना चाहिए वो हो गया आपका एक तरह से, जैसे हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग का क्या मतलब हो गया, ऐसी रिंग जो आधी है, ऐसी रिंग जो आधी है, ध्यान देना इस पे। अगर मैं बोलता हूँ ऐसी रिंग जो क्या है आपकी आधी, मतलब इस टाइप से है। जो बेटा मास है ना, वो मास सिर्फ यहाँ फैला हुआ है इसमें। मास इसका जो भी मास है ना, वो सिर्फ यहाँ फैला हुआ है इसका मास, और कहीं नहीं है। तो बाकी जगह से क्या है, खाली है। तो अब आप बोलोगे सर ये सिमेट्रिकल कैसे नहीं है, सिमेट्रिकल तो मुझे दिख रही है, सिमेट्रिकल तो मुझे दिख रही है, क्योंकि देखो इस एक्सिस से अगर हम लेते हैं तो इस एक्सिस के लेफ्ट में और राइट में बराबर मास है। हाँ बिल्कुल सही है आपका कि इस एक्सिस के अबाउट ही क्या है आपका, मैं बोल सकता हूँ कि वाई एक्सिस के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिकल है। वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, आपकी सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए इसका वाई सीएम क्या हो जाएगा, वाई सीएम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना वाई में प्लस में है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका एक्सियम क्या हो जाएगा, इसका एक्सियम जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल वाई के अबाउट है, लेकिन एक्सियम क्या हो जाएगा इसका 0, मतलब क्यों क्यों, क्योंकि अगर आप एक्स एक्सिस बनाते हो यहाँ पे, ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, तो आप बोलोगे जितना मास का माइनस एक्स में है उतना ही मास क्या है इसका प्लस एक्स में है। वाई में सिमेट्रिकल है तो एक्सियम 0 हो गया। लेकिन ये हम ये बोल सकते हैं आपका कि ये आपका जो है एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल नहीं है। कैसे नहीं है एक्सिस में सिमेट्रिकल, अगर आप एक्सिस को देखो एक बार, एक्सिस दिखाता हूं मैं आपको। अगर आप एक्सिस को देखो तो एक्सिस से आपकी नीचे बनी हुई है, इस हिसाब से बात करते हैं, देखिए ये है आपकी एक्स एक्सिस। आप बोलोगे आप क्या देख रहे हो कि जो भी मास है वो ऊपर ही ऊपर है, नीचे कोई मास नहीं है, नीचे 0 मास और ऊपर टोटल मास m। तो साफ सी बात है कि
अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। इसका मतलब ये आपके अनसिमेट्रिकल बॉडीज में आती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो पहली बात तो यहाँ पर अगर हमने ओरिजिन ले लिया, ये आपका क्या था, ये आपका सेंटर है एक तरह से, याद रखना दिस इज द सेंटर ऑफ सेमी रिंग, दिस इज नॉट, ठीक है, ये आपका सेंटर नहीं है, आप ये सॉरी सेंटर है सेमी रिंग का, लेकिन सेंटर ऑफ मास नहीं है। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा। क्यों होगा बेटा थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि आपका जहां मास ज्यादा होता है उसके पास सेंटर ऑफ मास होता है, तो आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाए करेगा। और उसकी दूरी कितनी होती है ये याद ही करना पड़ेगा, 2r/पाई इसकी बेटा दूरी होती है। मैं फिर से बता दूं, ये वाला जो पार्ट है वो IIT नीट और ओलंपियाड के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता रहा हूं, तो उस पर ज्यादा गौर आपको नहीं करना है अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के बारे में सोचेंगे तो। ये 2r/पाई डिस्टेंस होता है, मतलब आपका सेंटर से 2r/पाई दूरी पे होता है ऊपर की तरफ सेमी सर्कुलर रिंग में। और दूसरी बॉडीज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट बॉडी आपकी जो आती है यहाँ पे उसको हम बोल सकते हैं आपका सेकंड इज सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर डिस्क, मतलब डिस्क है इस बार लेकिन आधी डिस्क है आपकी, ठीक है, मतलब वो ये मास तो फैला हुआ है लेकिन वो सिर्फ आधी डिस्क में फैला हुआ है बाकी नहीं है। तो ये भी कुछ सिमिलरली उसके हिसाब से हो जाएगी। अगर मैं एक बार कलरिंग करके आपको दिखा दूं कि क्या आप बोलना चाह रहा हूं, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है, आपका मास भरा पड़ा है, ठीक है। तो आपका जो डिस्क है उसके नीचे भी यही लाइन आपको दिखाई देगी क्योंकि पूरा कवर्ड है आपकी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें फिर से वही होगा क्या कि वाई एक्सिस के अबाउट द बॉडी सिमेट्रिकल। मैं कैसे बोल पा रहा हूँ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, अगर हम थोड़ा ध्यान दें, ये हो गई वाई एक्सिस, जितना मास इसके यहाँ पर है उतना ही मास इसके यहाँ पर, यानी जितना -x है उतना ही +x है, यानी इतना पक्का है कि इस बॉडी में XUM क्या हो जाएगा, वापस से 0 हो जाएगा। इस बॉडी में क्या होगा आपका जो XUM है, इस बॉडी में जो XUM है वो क्या हो जाएगा 0। जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होती है उसकी दूसरा जो एक्सिस है उसके अबाउट जो सेंटर मास है वो 0 हो जाता है। मतलब मैं क्या बोलूंगा, वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, शॉर्ट में सिमेट्रिकल लिख रहा हूं ऐसे, तो उसका XUM क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जितना -x में उतना ही +x में है क्योंकि इसलिए, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि x एक्सिस में क्या है, ये इट इज नॉट सिमेट्रिकल। अगर ये x एक्सिस में सिमेट्रिकल नहीं है तो इतना पक्का है कि इसका YCUM क्या होगा, वो नॉन जीरो होगा। ऐसे याद रखना है कि जिस एक्सिस में सिमेट्रिकल उसका दूसरे वाला सेंटर मास पॉइंट 0 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं बात करूं ये क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ डिस्क हो गया, सेंटर ऑफ सेमी डिस्क, क्योंकि सेमी डिस्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेंटर हो गया। दिस इज नॉट सेंटर मास, सेंटर मास थोड़ा ऊपर करता है क्योंकि मास आपका ऊपर की तरफ होता है, ये हो गया। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है, और इस केस में जो बेटा दूरी होती है वो होती है आपकी 4r/3 पाई। सारे बेटा डेरिवेशन किए जाते हैं ये, ठीक है। आपके डेरिवेशन अभी सिलेबस में नहीं है, उसमें सिर्फ ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो। ये हो गया आपका सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। और बॉडीज की अगर बात करें तो आपके सामने अगर मैं बना दूं कोई लेट्स से ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल, चाहे वो स्केलिन ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, राइट ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगुलर प्लेट बनाई मैंने, ट्राइंगुलर प्लेट मतलब प्लेट से मेरा कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि उसके अंदर भी क्या है बेटा, मास भरा हुआ है, उसके अंदर भी क्या है आपका मास भरा हुआ है। तो देखिए, तो अगर मैं बोलूं कि एक ट्राइंगल मुझे बनाना है एक तरह से, तो मैं ट्राइंगल कोई भी रैंडम ट्राइंगल ऐसे बना दिया, फिर आपने लेट्स से ऐसे बना दिया, और फिर आपने इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। तो कोई भी रैंडम ट्राइंगल, जरूरी नहीं इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, कुछ भी हो। यहाँ पे मैंने बोल दिया, मान लो ये ए है, यहाँ बोल दिया मैंने बी है, यहाँ मैंने बोल दिया इसको सी है आपका। और इसमें फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं आपका एक बार कलरिंग करके आपको दिखाता हूँ कि ट्राइंगल के अंदर क्या है, आपका मास भरा पड़ा है। ओहो गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो आपका इस तरह से ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगुलर प्लेट में क्या याद रखना है हमको, तो सुनो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस ट्राइंगुलर प्लेट, याद रखना प्लेट है ये, मास आपका पूरे में फैला हुआ है। तो इस केस में हम हमेशा याद रखेंगे, इस केस में चाहे आपका कैसा भी ट्राइंगल हो, चाहे आपका, इसको हम कभी कभी ट्राइंगुलर प्लेट को हम कभी कभी लेमिना भी बोलते हैं। लेमिना का मतलब बेटा प्लेट ही होता है और कुछ नहीं होता, कभी लेमिना बोले तो घबरा मत जाना, लेमिना और प्लेट का मतलब एक ही होता है। तो ऐसे केस में याद रखना, हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे इसका सेंट्रॉइड, मतलब हम बनाएंगे इसका इस तरह से मीडियन। एक मीडियन ये हो गई, एक मीडियन ये हो गई, और मीडियन क्या होती है, मीडियन इज द लाइन विच पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो ये मीडियन हो गई, इसे मैंने मीडियन बनाई। और मीडियन जहां बेटा टकराती है, जहां मीडियन टकराती है, उसको मैं आपका क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ आपका सेंट्रॉइड, उसको मैं बोलता हूँ आपका सेंट्रॉइड। तो याद रखेंगे, फॉर अ ट्राइंगुलर प्लेट, फॉर अ ट्राइंगुलर प्लेट
the center of mass always lie on the centroid, हमेशा सेंट्रोइड पे ही लाई करता है, सेंट्रोइड पे ही लाई करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ट्राइंगल दे रखा है, अगर आपको एग्जाम में कोई भी ट्राइंगल दे रखा है और आपको बोल रखा है कि आपको क्या दे रखी है, आपको उसकी हाइट दे रखी है, लेट्स से ये ए है, ये बी है और ये सी है, और आपको क्या दे रखा है बेटा, इसकी हाइट दे रखी है इस टाइप से, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपका वहां पे क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो आपको सोचना ही नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो बिल्कुल आपका बिल्कुल जो भी सेंटर होगा बिल्कुल सेंटर पे ही पड़ता है, उसमें आपको सोचना भी नहीं कहाँ पे पड़ता है कहाँ नहीं पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ अगर कोई और ट्रायंगल आ जाए, रैंडम ट्रायंगल आ जाए, तो उस केस में आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ होता है। तो उस केस में अगर हम बात करें, चलिए, हाँ तो उस केस में क्या बोल रहा था, उस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका सेंटर ऑफ मास पड़ता है एक ट्राइंगल का, सेंटर ऑफ मास जो पड़ता है एक ट्राइंगल का, वो पड़ता है आपका यहाँ पे पड़ता है कहीं बीच में सेंटर ऑफ मास, और उसकी दूरी जो होती है यहाँ से h/3 दूरी पे होती है, और यहाँ से कितनी दूरी पे होती है, यहाँ से 2h/3 दूरी पे होती है। मैं फिर से बोल दूं, नहीं आते हैं इसके सवाल कभी, लेकिन कभी आ जाए तो आपको ये वही है, मैं IIT नीट के हिसाब से बता रहा हूँ सर चीजें। तो आपकी 2-3 एग्जाम्पल ही काफी है अभी, कि ऐसे तो बहुत सारी बॉडीज हो सकती हैं, ऐसे आप ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, लाइक सॉलिड स्फीयर भी ले सकते हो आप इस तरह से आप हॉलो स्फीयर ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल, तो उतना एग्जांपल आपके अभी काम के है नहीं, ठीक है। अब सुनिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें कंपोजिट मासेस की बात करता है, कंपोजिट मासेस बोलते हैं या कंपोजिट सिस्टम बोलते हैं। अच्छा सर, ये कंपोजिट मास सिस्टम क्या होता है, ठीक है, सिस्टम ऑफ मासेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ of a combination of a combination of two or more continuous mass systems, ध्यान दीजिएगा, टू और मोर कंटिन्यूस मास सिस्टम्स। अब क्या होगा ना, आपके पास में क्या होगा, 2-3 मास सिस्टम आपको दे देगा। 2-3 मास सिस्टम से मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपको एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। एग्जांपल से अगर मैं बात करूं, लेट्स से कि आपको बोल दिया कि यहाँ पर आपका एक स्क्वायर टाइप का चीज मैं बनाता हूँ, यहाँ पे आपकी एक स्क्वायर प्लेट है, ऐसे बोल दिया कि यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेट है, और इस स्क्वायर प्लेट के साथ में एक ट्राइंगुलर प्लेट अटैच है। इस स्क्वायर प्लेट के साथ में एक ट्राइंगुलर बोल लो, या फिर आप एक तरह से सेमी सर्कुलर डिस्क टाइप की बोल लो। एक सेकंड, एक आपका इस तरह से यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर डिस्क चिपका दी, मतलब डिस्क से मेरा कहने का क्या मतलब हो जाएगा, डिस्क से मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका ये पूरा का पूरा क्या हुआ, अंदर से भरा हुआ है, पूरा का पूरा अंदर से ये भरा हुआ रखा है आपका, पूरी प्लेट है आपकी। आपसे बोलता है कि इस तरह की मैंने आपको दो चीज दे दी, एक स्क्वायर प्लेट और एक आपकी डिस्क आपस में अटैच है, और आपसे बोल रहा है कि बताइए इन दोनों का जो सिस्टम का जो बना है आपके सामने, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अब कहाँ पे होगा, और आपको कहीं ना कहीं ओरिजिन देगा कि बताइए कहाँ से है, ठीक है। इस तरह का सवाल बन सकता है कि ये दोनों का आपका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ बनेगा। तो अपन ये जानते हैं, पहले से अपन क्या जानते हैं कि सर इस स्क्वायर प्लेट का अगर ये आपकी जो लंबाई है ये आपकी ए है, ठीक है, आपको बोल रखा है कि ए है और ये भी ए है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि इसकी जो सेंटर, हम ये जानते हैं कि सर इसका सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ लाई करता है, इसको C1 बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास को C1, और इसका सेंटर ऑफ मास जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है वो यहाँ से लाई करता है कितने पे, हम जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा 4r/3 पाई पे लाई करता है C2, ठीक है। अब हमसे बोला कि अगर ये दोनों आ गए एक साथ, अगर दोनों आ गए एक साथ, तो कहाँ लाई करेगा इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, दोनों का मिला के। तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, जब इस तरह का बेटा कोई सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। ट्रीट देम, दो बॉडीज दिख रही है ना आपको अलग, तो ट्रीट देम एस टू पॉइंट मासेस, पॉइंट मासेस एट देयर रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मास, एट देयर रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मास। इनको आप पॉइंट मास की तरह ट्रीट करो, ठीक है। जैसे लेट से कि इसका मास क्या है, इसका मास लेट से आपका m1 है, इसका मास क्या है, लेट से इसका मास m2 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करोगे, जैसे ये ले लिया आपने m1, और सिमिलरली आपने इसके सामने दूसरा जो है आपका C2 पे जो रखा हुआ है वो आपने ले लिया m2, ठीक है। अब इसके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो आप सामने देख के आप दिमाग से बता सकते हो, d क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा a/2 प्लस
4r/3π, a/2 + 4r/3π। बड़ा आप आराम से ये चीज बता सकते हो। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दो कि इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है, सर ये तो आपका इस तरह का सवाल मैंने कर रखा है, ये तो 2 पॉइंट मास सिस्टम है, ये तो मैंने अच्छे से बताया था आपको, ये तो क्या है आपका 2 पॉइंट मास सिस्टम है। अगर आपके 2 पॉइंट मास सिस्टम होते हैं तो बड़ा आप आराम से सेंटर ऑफ मास बता सकते हो। आपका सेंटर ऑफ मास कहीं मान लीजिए यहाँ पे लाई कर रहा है इन दोनों का, तो यहाँ से दूरी लेट से मैंने r1 ले ली और यहाँ से दूरी लेट से मैंने r2 ले ली, तो r1 r2 तो बड़ा आप आराम से बता सकते हो, हमने पढ़ रखा है। r1 क्या होता है m2d/m1 + m2। सिमिलरली जो r2 क्या होता है, r2 हो जाएगा आपका m1d/m1 + m2। तो बड़े इजी तरीके से आप, बड़े ही इजी तरीके से आप इन सबके आंसरों को बता सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है कि आप आराम से r1 और r2 बड़े आराम से बता सकते हो। जहां पे भी निकल के आ जाएगा आप बता दो कि लेट्स से कि यहाँ पे कहीं निकल के आ गया, तो आप ये दूरी भी पता है आपको r1 की और ये दूरी पता है। आप कोई भी आपसे बोलेगा कि मुझे सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क के सेंटर से बताओ, या फिर आपसे बोल सकता है मुझे सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर प्लेट के सेंटर से बताओ कि कहाँ पे आपका राइट है, तो आप किसी से भी बता सकते हो। r1 हो जाएगा आपका स्क्वायर वाले से और r2 हो जाएगा आपका डिस्क वाले से। समझ में आया नहीं आया मिश्रा, जल्दी बताइए कि इस तरह के इजी सवाल अपन कर सकते हैं, राइट? जी सर। ठीक है। एक आपका बुक में एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक बार दिखाता हूँ आपको कि बुक में क्वेश्चन देख रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये तो आपको पॉइंट मास सिस्टम वाले क्वेश्चन है, इसकी बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल 7.3। देखिए देखिए एग्जाम्पल 7.3, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना। लेमिना मतलब होता है प्लेट ही होती है, ठीक है। विद डायमेंशन एज शोन, द मास ऑफ लेमिना इज 3 kg। टोटल मास आपको लेमिना का 3 kg दे रखा है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने बोला कि ये आपके सामने एक प्लेट है, मैं इस डायग्राम को तो कॉपी नहीं कर पाऊंगा, समझिए। ये आपके सामने, मैं आपको यहीं पे सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ, ये भी सॉल्व कर रहा हूँ। आपके सामने क्या दे रखा है, एक प्लेट दे रखी है इस टाइप से, ठीक है। और जैसे मैं प्लेट को आपको, पूरी प्लेट को आपके सामने बना दूं, तो ये प्लेट आपकी इस तरह से है, यहाँ से ऐसे है, फिर उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे है, फिर उसके बाद ये एल शेप्ड की आपके सामने प्लेट दे रखी है, वो बनाई रखी है आपके सामने। मैं आपको बस अलग कलर से उसको एक साथ दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरा ब्लैक ब्लैक ही हो रखा है, ये और ये यहाँ से यहाँ तक है। इस तरह से आपकी एक पूरी प्लेट है, और इसको मैं अगर कलरिंग कर दूं तो आपको प्लेट की तरह थोड़ा दिखना भी शुरू हो जाएगी। यहाँ से ये पूरी प्लेट आपके अंदर से भरी पड़ी है। बच्चों को लगता है ये पॉइंट मासेस है, तो पॉइंट मासेस नहीं है, आपकी पूरी फ्लैट प्लेट है, पूरी प्लेट भरी पड़ी है आपके अंदर से। चलिए, तो इस तरह की आपकी प्लेट है। अब आपको बोल रहा है कि इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा, वो निकाल दिए। तो पहला सबसे बड़ा सवाल क्या आ जाएगा कि अपन ये देख सकते हैं कि पूरी जो एल शेप, आपको जो सवाल में ना एक्चुअली में सवाल में सिर्फ ऐसे देना चाहिए था, ऐसे करके, ये सवाल था आपके लिए। अब बोलता है इसका सेंटर ऑफ मास करने का, तो आप क्या करते हैं कि देखिए मेरे को ये 3 प्लेट की तरह दिखाई दे रहा है, टोटल मास 3 kg दे रखा है, क्योंकि सारी प्लेट आपको यूनिफॉर्म दिख रही है, तो आप इसको 1 kg मान सकते हो, इसको 1 kg का मान सकते हो, और इसको 1 kg का मान सकते हो। अब मैंने क्या बताया कि कंपोजिट मास सिस्टम का मतलब क्या है, जहां आपके दो या तीन ज्यादा, दो या दो से ज्यादा आपके सेंटर ऑफ मास, सॉरी, दो या दो से ज्यादा आपको सीधे कंटिन्यूस बॉडी एक साथ दिखती है, उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इस वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, इस वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, नीचे वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा। जहां जहां इनके सेंटर ऑफ मास आएंगे वहां वहां पे मैं पॉइंट मास मान लेता हूं। अब देखो आपको ये सब कोऑर्डिनेट्स में दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये अगर 2,0 है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 1,0 होगा। 1,0 होगा, तो अगर मैं इस वाली प्लेट की बात करूं सबसे पहले, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे। इसके सेंटर पे मतलब आपका यहाँ से आधे पे, यानी 1/2 पे। और यहाँ से भी क्या होगा बेटा, वो यहाँ से आपका ये आपको 2 दे रखा है, तो ये आपका ये 2 है, ये 2,0 है यहाँ पे, सॉरी 1 ही है, सॉरी सॉरी, वाई एक्सिस है ना, हाँ। तो यहाँ पे भी 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 1/2 पे हो जाएगा। मतलब इतना पता है कि जो m1 होगा, जो m1 होगा, उसको अगर हम m ही लेके चल रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हाफ कॉमा हाफ, इस तरह से। नेक्स्ट अगर हम इसको दूसरे मास की तरह लेके चलते हैं, दूसरे मास का जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 2 के बीच में, यानी यहाँ पे 1/2। और अब ये टोटल क्या है, ये टोटल 1 है, तो आपका x क्या हो जाएगा, इसका जो x हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका जो x हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कहाँ गया, 3,3/2, क्योंकि 1 + 1/2 3/2। और इसका y एक्सिस क्या हो जाएगा, y एक्सिस तो यहाँ पे इसके सामने ही बिल्कुल, तो 1/2 पे ही है, तो ये 1/2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब आप कंटिन्यूस मास सिस्टम आ जाए, 2-3 एक साथ आ जाए, तो आपको उस टाइम पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सबको पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करना है बस। अब C3 आपको देखेंगे, C3 कहाँ पर है, C3 यहाँ पर है, तो ये भी कितना है, ये 2 पर है, ये 1 पर, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और ये टोटल क्या था 1 था, तो 1 + 1/2, इसका जो y एक्सिस हो जाएगा वो 1/2 पे है,
यानी इसको भी अगर मैं m लेके चलूं, क्योंकि तीनों आपके सिमेट्रिकल है, यहाँ से इसका 3/2 हो जाएगा y, और x क्या हो जाएगा सर, x तो इसके बराबर ही है, तो ये x हो जाएगा 1/2। अब आपके सामने एक सवाल है, आप इस सवाल को भूल जाओ, ये सवाल को आप जो बगल में लिखा है जिसमें मैंने कलर कर रखा है इसको भूल जाओ एक बार को। अब आपके सामने एक सवाल आया है ऐसे कि एक मास m यहाँ पर है, एक मास m यहाँ पर है, एक मास m यहाँ पर है, और तीनों के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बताइए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो आप एक्स निकाल लोगे बड़े आराम से, सबको हमने एम मास का मान रखा, तो m इंटू एक्स 1/2, m इंटू दूसरे का x 3/2, m इंटू तीसरे का x यानी 1/2, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या है आपका, वो 3m ही है, m से m से m से m के सारे कैंसिल हो जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका निकल के आ जाएगा 5/6। सिमिलरली जब y सी एम अपन सॉल्व करेंगे तो m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 बाय टोटल m, तो यहाँ पे m पहले वाले का 1/2 पे है, दूसरे वाले का भी 1/2 पे है, और तीसरे वाले का क्या है आपका m इंटू 3/2 पे है। तो इसको जोड़ेंगे, देखिए तो दोनों सेम ही एक्चुअली में 3m, तो इसका आंसर भी सेम ही निकल के आएगा, तो 5/6 निकल के आएगा। तो इस तरह से जब आपके दो या दो से लगातार जब बॉडी ज्यादा आ जाती है आपकी, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, उन बॉडीज के सेंटर ऑफ मास को पॉइंट मास की तरह मान के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया बेटा, जल्दी बताओ। जी सर, समझ गया। चलिए ठीक है। अब हम बेटा नेक्स्ट बात करते हैं आपके मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। यहाँ पे आपको जो सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट है फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज वो खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। अब तो जब भी मोशन की बात की जाती है तो मोशन से क्या मतलब होता है, मोशन से मतलब होता है कि उस बॉडी की पोजीशन क्या है, उस बॉडी की क्या कहते हैं, उस बॉडी की वेलोसिटी क्या है, उस बॉडी की एक्सीलरेशन क्या है, इसका मतलब होता है, वहां पे हम बात कर रहे हैं मोशन के बारे में, ठीक है। तो साफ सी बात है, मोशन के बारे में अगर बात करनी तो हमें उस बॉडी की पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी, हमें उसकी वेलोसिटी के बारे में बात करनी पड़ेगी, हमें उसकी एक्सीलरेशन की बात करनी, लेकिन हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होता है, तो देखिए पोजीशन तो हम पहले पढ़ के ही आए, पोजीशन तो हम पहले ही पढ़ के आए, कैसे देखिए, पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन तो हम पहले ही पढ़ के आए, जो RCOM था, जो RCOM था, ये और कुछ नहीं, ये पोजीशन ही था, ये और कुछ नहीं, पोजीशन ही था। ये क्या लिखा आपने, ये लिखा M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3, इस तरह से आपने इसको लिखा, ठीक है। सबके अपने अपने पोजीशन है इस तरह से, तो ये डिवाइडेड बाय कैपिटल M, जो कि टोटल मास का मास की वैल्यू है। तो इस तरह से आप इस सकते बड़े आराम से, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना चाह रहा हूँ। तो पहला जो सवाल है पोजीशन, वो तो मैंने बता दिया, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखना चाह रहा हूँ जानबूझ के, ताकि मैं कुछ नया निकालना चाहता हूँ। तो M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, प्लस इस तरह से। अगर हम आगे बात कर रहे हैं आपका यहाँ पे वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट करने के बाद m तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DRCOM/dt आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका, सबको अलग अलग करूंगा मैं, यहाँ पे M1 dR1/dt प्लस M2 dR2/dt, और इस तरह से बाकियों को भी कर सकता हूँ। अब ये dR/dt क्या होता है, यही तो वेलोसिटी होता है, तो मैं MVCOM क्या लिखता हूँ, MVCOM लिखता हूँ मैं M1V1 प्लस M2V2, और इस तरह से आगे वाली चीजें, और वेक्टर फॉर्म होता है, वेलोसिटी वेक्टर होती है। तो मैं अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी सिंपली आपका, ये आराम से आप ये लिख सकते हो कि इट विल बी आपका VCOM इज इक्वल टू, बट सबकी वेलोसिटी यानी V1 सॉरी M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या मानते हो आप, कैपिटल M मान लेते हो। तो आप थोड़ा सा अगर गौर करोगे तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक जैसे दिख रहे हैं, बस आपने R की जगह पे V रख दिया। तो इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हो, इस तरह से आप एक्सलेशन भी निकाल सकते हो सेंटर मास का, बस डिफरेंशिएशन करके। तो आप बड़े आराम से क्या लिख पाओगे वहां पे, आप ACUM भी इस तरह से लिख सकते हो बिल्कुल। आपको बस क्या करना है, V की जगह पे A रख देना है, तो वहां पे M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3। आपसे जनरली इस तरह के सवाल पूछता नहीं है, बस आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे हम किसी बॉडी का मोशन, तो मैंने क्या कहा था, जब भी किसी सेंटर ऑफ मास का या किसी बॉडी का मोशन डिफाइन करना था तो आपको पोजीशन डिफाइन करती हमने कर दी, वेलोसिटी डिफाइन करनी थी कर दी, एक्सेलरेशन डिफाइन करना था हमने, एक्सेलरेशन भी उसका डिफाइन कर दिया। तो हम सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी, मोशन और इन सबको यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको उसको बस इधर उधर करना है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, आपका जो होता है आपका लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लीनियर मोमेंटम ऑफ
अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जब आपको बहुत सारे पार्टिकल्स या पॉइंट मासेस दे रखे हो और उनका लीनियर मोमेंटम पूछा जाए आपसे, इसका मतलब कुछ नहीं, पॉइंट मासेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ आपका कि किसी भी एक मास के लिए मोमेंटम जो होता है पी क्या होता है आपका, एम इंटू वी होता है। मोमेंटम इज नथिंग बट द वेलोसिटी एंड मास का प्रोडक्ट होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या पढ़ के आया हूँ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ के आया हूँ मैं आपका। एक सेकंड इसको बाद में बताता हूँ। देखिए तो अगर मेरे पास में बहुत सारे मासेस हैं, m1 m2 m3, इस तरह से मेरे पास बहुत सारे मासेस हैं और इनकी वेलोसिटी मुझे दे रखी है v1 v2 और v3, मुझे इस तरह से इनकी वेलोसिटी दे रखी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में आपका, मैं जब नेट मोमेंटम निकालना चाहूंगा, नेट मोमेंटम जब निकालना चाहूंगा आपका, नेट लीनियर मोमेंटम की अगर बात करें वो निकालना चाहूंगा, तो मैं क्या पूछता हूँ, p इज इक्वल टू, ठीक है हम देखेंगे यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो सबका सम हो जाएगा बस, P1 प्लस P2, वेक्टर सम हो जाएगा सबका, P1 प्लस P2 प्लस P3 इस तरह से। अच्छा मैं इसको और देखना चाहूंगा अगर, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, P1 को मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, मैं इस तरीके से सबको लिख सकता हूँ। चलिए ये भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ ना बेटा मैं इसको भी कैपिटल एम से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको भी मैं क्या करता हूँ, कैपिटल एम से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी मैं कैपिटल एम से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी कैपिटल एम से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं ऐसा करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सॉरी कैपिटल एम से मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना है, सॉरी। यहाँ पे मैंने क्या किया, कैपिटल एम से डिवाइड किया और यहाँ पे पूरे को मैंने क्या किया, कैपिटल एम से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। जब दोनों साइड आपकी एक ही चीज करते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो यहाँ पे मैं देखूंगा अगर इसका, तो मैं क्या लिखा है यहाँ पे, P अपॉन एम लिखा है यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे क्या लिखा है, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइड बाय टोटल मास, ये आपने अभी अभी पढ़ा है इस तरह से, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइड बाय टोटल मास M। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं इसी चीज को यहाँ पे VCOM लिख सकता हूँ, जो यहाँ पे आपका राइट साइड में लिखा हुआ है इसको। तो यहाँ से मैं अगर नेट मोमेंटम लिख रहा हूँ आपका पूरे सिस्टम का, तो P क्या हो जाएगा, कैपिटल M VCOM हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी मैं अगर यहाँ पे नेट मोमेंट की बात करता, नेट मोमेंट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि बॉडी, अगर बहुत सारी पार्टिकल्स या बहुत सारी बॉडीज हैं और उसका आपको नेट लीनियर मोमेंटम निकालना है, तो आप कुछ मत करो, आप उनका जो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट लीनियर मोमेंटम है वो निकाल दो। आप इसको ये भी बोल सकते हो, व्हाट इज इट, इट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो याद रखें कि जब आपके पास में बहुत सारे मासेस हैं, जब आपके पास में बहुत सारे मासेस हैं, उनकी अलग अलग वेलोसिटी है, तो आप उस केस में एक काम कर सकते हो, क्या आप उस केस में कुछ नहीं, आप ये बोल सकते हो, सिंपल एक स्टेटमेंट यहां से आ जाएगा, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट is equal to the product of the total mass and the velocity of center of mass and the velocity of center of mass। ये आपका यहाँ से रिजल्ट निकलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आप कभी भी लीनियर मोमेंटम जब निकालना चाहते हो एक पूरे सिस्टम ऑफ मास का, तो आप उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम लिख दो, या तो टोटल मास को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो आपका, और कुछ भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम आगे इसमें बात करें, ठीक है, तो देखिए अब हम आगे अगर बात करें तो हम जानते हैं कि हम इसको, मैंने क्या लिखा, अभी मैंने लिखा कि जो P निकल के आया है आपका नेट, जो P नेट निकल के आया है, वो क्या निकल के आया है, वो निकल के आया टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये निकल के आया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करता हूँ, मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ, मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, आपका डिफरेंशिएट करता हूँ। अगर मैंने आपका दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, तो मैं क्या पूछता हूँ यहाँ पे, डी पी नेट बाय डी टी डिवाइडेड बाय, सॉरी एम तो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट लेके चलते हैं तो एम तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डी वी सी ओ एम बाय डी लिखता हूँ। जैसा कि हमने बताया था कि आर होता है पहले, फिर वी होता है, फिर ए होता है। जब हम डी आर बाय डी टी करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें वेलोसिटी मिलता है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये क्या लिखा है, ये और कुछ नहीं, ये एक्सेलरेशन लिखा है सेंटर ऑफ मास का। ये क्या लिखा है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। तो मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ,
अच्छा, एक और बात है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, एक और बात पे अगर थोड़ा ध्यान दें, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इज इक्वल टू एम ऑफ ए सी ओ एम लिखता हूँ, मास, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो और इस पे मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा अगर इस चीज पे, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज दिस, दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है बेटा, इसको हम सेकंड लॉ में पढ़ के आए हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट इक्वल टू आपका एफ नेट, नेट फोर्स बोल सकते हो या दूसरे नाम से उसको एफ एक्सटर्नल भी बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि एक्सटर्नल और नेट फोर्स एक ही बात होती है आपके लिए। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू नथिंग बट एम ए सी ओ एम। तो यहाँ से एक और बात निकल के आ रही है कि जो आप सेकंड लॉ पढ़ के आए थे एक बॉडी के लिए, वो आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी वैलिड है। अगर आपके पास सिर्फ एक बॉडी होती तो आप एफ इज इक्वल टू एम ए लिख के आए थे वहां पे, लेकिन जब आप देख रहे हो कि आपके पास में जब बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आ गए, तब भी आपका ये फॉर्मूला वैलिड है। और ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज एक तरह से आप बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट द न्यूटन्स सेकेंड लॉ एक्सटेंडेड टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। आप ये बोलना चाह रहे हो कि जब आपके पास में बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे ना, तब भी आपका फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए वैलिड होता है। बड़े इजी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद अगर बात करें, तो हम ये बोल सकते हैं आपका कि आपका जिस तरह से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वहां करते थे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जब आपके पास बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, उस टाइम पे अगर आपको मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या मतलब हो जाएगा, तो सुनिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस टाइम पे आपका जो पी नेट है बेटा, पी नेट क्या हो जाएगा, वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। पी नेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब आपका पी वन प्लस पी टू, इसका मतलब क्या, कुछ नहीं है, इसका मतलब है पी वन वेक्टर फॉर्म में होता है हमेशा, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस ये सब क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं डीपी बाय डी डिफरेंशिएट, और कांस्टेंट को जब भी डिफरेंशिएट करते हैं वो क्या निकल के आता है, जीरो। और डीपी बाई डी को मैं क्या जानता हूँ, आपका डीपी बाई डी और कुछ नहीं होता, आपका फोर्स होता है नेट। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा आपका, दिस इज जीरो। मतलब जब आपके सिस्टम ऑफ मास पे ये हो जाती है कंडीशन, कंडीशन फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सारी चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, कंडीशन फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये कहना चाह रहा है आपसे, ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपका जब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उस टाइम पे बॉडी पे एक बॉडी होती थी तब भी आपका मोमेंटम कंजर्व रहता था, एक बॉडी पे जब नेट फोर्स जीरो होता था तब भी आपका क्या रहता था, मोमेंटम कंजर्व रहता था। यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ ऑन सिस्टम ऑफ, जब बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, मैं ये बात बोल सकता हूँ सिंपली यहाँ पे क्या, मैं बोल सकता हूँ कि व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स, when the net external force acting on a system of particles, acting on a system of particles is zero, the total या net linear momentum of the system is constant. The net linear momentum of the system is constant. और यही क्या हो जाएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम। तो मतलब मैं एक बात यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ सिंपल सी, कि आप जो सब लीनियर में पहले पढ़ के आए हो ना, वही चीज यहाँ पे सेम टू सेम लागू हो रही है। जो भी चीज आप लीनियर में पढ़ के आए हो, वो सारी की सारी चीज यहाँ पे आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में भी लागू हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस फर्क क्या है आपको, कि वहां पर आप एक बॉडी के लिए पढ़ते थे सब कुछ, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी बॉडीज के लिए एक साथ पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब अगर कभी कोई बॉडी, आप समझना, इसका मतलब अब अगर कोई बॉडी कभी प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रही होगी, प्योर ट्रांसलेशन मोशन से मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन कर रही है। अगर कोई बॉडी आपकी प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, और मान लीजिए इस तरह की बड़ी बॉडी है इस तरह से, ठीक है, तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका जो हर पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें भी तो बहुत सारे पॉइंट होंगे जिनका अलग अलग छोटा छोटा मास होगा, इस तरह से पॉइंट है,
तो इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सबकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। सबकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर मोशन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वी वी, क्योंकि सबके सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सबकी वेलोसिटी v है। और यही क्या होगी, मान लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास भी क्या है, v है। तो ऐसे केस में अगर मुझे इस बॉडी के लिए कुछ भी सॉल्व करना है, इस बॉडी के लिए कुछ भी सॉल्व करना है, तो इस पूरी बॉडी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक पॉइंट से। और वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास। अगर इस पूरी बॉडी का मास है कैपिटल एम, तो मैं क्या मान सकता हूँ, इस बॉडी को एज्यूम कर सकता हूँ एक पॉइंट मास की तरह, जिसका मास क्या है, एम है, और जिसकी वेलोसिटी क्या है, वी है। ठीक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि लीनियर मोशन में जब प्योर ट्रांसलेशन में मोशन होता है, तो उस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस ये याद रखिए, जब आपका प्योर ट्रांसलेशन मोशन होगा, तो पूरी की पूरी बॉडी के हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर ही हो सकती है। इसका मतलब अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक सेंटर ऑफ मास से पॉइंट मास से उसको मैं रिप्लेस करके अपना सवाल सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये है आपका ट्रांसलेशन मोशन के बारे में जो हमने बात करनी थी, आपका सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्लास में बेटा हम जो पढ़ेंगे वो आपका रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हम एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमारा लीनियर मोशन वाला पार्ट था कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं यहाँ पे पढ़ना था। तो सेंटर ऑफ मास वाला जो टॉपिक है वो यहाँ खत्म हो चुका है। खत्म होने का मतलब ये नहीं कि इसका यूज नहीं आएगा, इसका यूज एक जगह आगे कहीं ना कहीं आने वाला है, उसको हम देखेंगे भी आगे जाके। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में बात करी है, आगे जाके हम बात करेंगे आपके प्योर रोटेशन के बारे में, और वहां पे आने वाले पैरामीटर्स लाइक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, आपका टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। चलिए आज के लिए फिर इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।